हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने सिलेबस देख लिया सोशियोलॉजी का, बुक्स देख लिया, पैटर्न के बारे में देख लिया, स्कोर कैसे करना है और इवन राइटिंग पैटर्न के बारे में भी सीख लिया। तो आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स का, वो होगा सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ओके, तो इसमें देख लीजिए, इसमें इस पहली चैप्टर में इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मॉडर्निटी के बारे में और यूरोप में मॉडर्निटी के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, तो फिर सोशियोलॉजी कैसे बना, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग ये और ये पढ़ेंगे। फिर सेकंड में है मॉडर्निटी का स्कोप क्या है, उसको कंपेयर किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ सोशियोलॉजी को कंपेयर किया गया है। फिर थर्ड होगा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो आज फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ओके, तो सोशियोलॉजी जो है, it is actually a combination of two words, socius and logos. It's a combination of two words. One is a Greek word and the other is a Latin word, respectively. So socius का मतलब है community और logos का मतलब है study of. और sociology is nothing but the study of community. Okay? तो 13 to 14 century में इवन खाडुंग ने बोला था कि सोशियोलॉजी का एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो उनको फादर ऑफ हिस्ट्री, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड इवन साइकोलॉजी सबके फादर बोला जाता है। फिर उसके बाद सोसाइटी आगे बढ़ा, इनोवेशंस हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फर्स्ट फेज है 1760। उसके बाद फ्रांस के सोसाइटी में चेंजेस आए। उस चेंजेस की वजह से इंटेलेक्चुअल्स का इमर्जेंस हुआ। इंटेलेक्चुअल्स लाइक अगस्ट कॉम्टे, एमिली डर्कheim, टेलकॉट पर्सन, फिर कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी है, श्रीनिवासन, सारे एक्चुअली इंडियन जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनके बारे में हम लोग सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर August Comte, he was the first person in European society who spoke about the study of sociology in the society. So sociology as a different subject होना चाहिए। ये अगस्त कॉम्टे जी पहला पर्सन था जो फ्रांस सोसाइटी से बिलोंग करते थे। सोसाइटी के कुछ कॉजेस है, इवेंट्स के कुछ इफेक्ट्स है, उनको स्टडी करके एक हाइपोथेसिस निकलना चाहिए, उसके बेसिस पे रिजल्ट होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी शुड बी स्टडीड एज ए डिसिप्लिन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। ओके, तो फ्रांस में जैसे चेंजेस अगर देखा जाए तो फ्रांस में पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर आया नेपोलियन बोनापार्टे का सिस्टम, फिर आया लुइस 17 का सिस्टम। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये सब जो चेंजेस हो रहा है, जैसे फिर पीपल स्टार्टेड गेटिंग देमसेल्व्स एजुकेटेड, सो मेनी चेंजेस इन द सोसाइटी। कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब ये क्यों हुआ, वाई क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स है, विद्वान लोग हैं, वो लोग सोशियोलॉजिस्ट को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सो वी आर स्टिल डूइंग द सेम, वी आर स्टिल इन दिस सेंचुरी, वी आर स्टिल स्टडिंग दोज theories set by those sociologists in the previous times, and those things that they said are actually prevalent in our society. अभी वो सब हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बोला ना हाइपोथेसिस के बेसिस पे रिजल्ट होता है। जैसे एक हाइपोथेसिस है, इफ यू डोंट स्टडी देन यू विल नॉट बिकम एन IAS। सो IAS एक रिजल्ट है, हाइपोथेसिस हो गया इफ यू डोंट स्टडी। तो दोज थिंग्स आर प्रूव्ड। फिर मॉडर्निटी की वजह से मॉडर्नाइजेशन आता है, तो मॉडर्नाइजेशन का ऑब्वियसली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, चैलेंजेस होंगे, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट इज वाई जब अगस्त कॉम्टे जी ने बोल दिया कि सोशियोलॉजी शुड बी स्टडीड एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट साइंटिफिकली, तो वो प्रूव हो गया, इसलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्निटी के बारे में। तो यहाँ से मॉडर्निटी स्टार्ट होता है हम लोगों का। तो एक थिंकर है जॉस एंड्रेस, उन्होंने बोला है, आप कोई भी मॉडर्निटी का क्वेश्चन अगर पूछा तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, टेकिंग दिस सेइंग। तो उन्होंने बोला है, द मॉडर्निटी ऑफ यस्टरडे इज द ट्रेडिशन ऑफ टुडे एंड द मॉडर्निटी ऑफ टुडे इज द ट्रेडिशन ऑफ टुमारो। कल का जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस थे, आज वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो चुके हैं, और आज के जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है, कल जाके कल के जनरेशन के लिए वो ट्रेडिशन बन जाएंगे। यस, सो हमारे मैक्स वेबर सर ने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है मॉडर्निटी के बारे में। सो ही सेड दैट modernity is a rational transformation. It converts the agrarian society into industrial society. सो मैक्स वेबर जी के जो भी डेफिनेशन है मॉडर्निटी को लेके, उसको समझने के लिए हमें प्रिमिटिव सोसाइटी में जाना पड़ेगा। जो अर्ली स्टेज में अगर आप लोग देखेंगे, जो जब डार्क एज था, प्रिमिटिव एज में, तब लोग सिर्फ हंटिंग करते थे, लोग शेल्टर लेते थे केव्स में। उस वक्त पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज अ सोसाइटी। उस वक्त कोई भी कास्ट नहीं था, क्लास नहीं था, रिलीजन नहीं था, एवरीवन वाज ट्रीटेड इक्वली बाय एवरीवन। फिर आप लोग रिवोल्यूशंस के बारे में ऑब्वियसली GS1 में तो पढ़ेंगे। रिवोल्यूशंस ही इतने सारे चेंजेस लेके आए, राइट? विद्वान लोगों ने बोला, इंक्लूडिंग मैक्स वेबर, कि बहुत सारा डाटा कलेक्शन करने के बाद ही साइंटिफिक मेथड होता है, उसके बाद ही आप सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में बोल सकते हैं। जैसे इसके हटके अगर मैं कुछ बोलूँ कि जैसे पेंडेमिक हो गया, पेंडेमिक का रूट कॉज क्या है? डिजीज कहाँ से आया?
तो अभी हम लोग यहाँ पे यूपीएससी वाले कुछ ब्लेम तो नहीं कर सकते किसी को विदाउट एनी प्रूफ। सो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। फिर जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी घटता है, उसका रीजन, सुसाइड हो रहा है उसका रीजन, सब कुछ का कॉज एंड इफेक्ट है, राइट। तो वही कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन देता है सोशियोलॉजी के बारे में। तो पहले जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी था, फिर एग्रारियन बने, एग्रीकल्चर आए, फिर कार्ल मार्क्स के टाइम मॉडर्निटी आया जब लैंड रिफॉर्म्स बने, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मैन गॉट रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, जब पैसों का खेल स्टार्ट हो गया, देन द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, हाई क्लास एंड लो क्लास। सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप उसी को बोलेंगे जहाँ पे मशीन्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगा, इनोवेशंस होगा। और जैसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी था, उसके बाद प्रिमिटिव से एग्रेरियन था, एग्रेरियन से कैसे इंडस्ट्रियल बने। तो जैसे ड्यूरिंग कार्ल मार्क्स मॉडर्निटी हुई थी, उस टाइम ही लैंड रिफॉर्म्स आए। लैंड रिफॉर्म्स आने की वजह से कैपिटलिज्म हुआ, मोर प्रोडक्शन बढ़े, तो क्लास द एंटायर सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस। तो मॉडर्निटी इन एनी सोसाइटी व्हेन चेंज ओकर्स फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, जैसे चेंजेस हो सकता है पॉलिटिकल चेंज, social change, economic change, psychological change, that rational transformation is nothing but modernity. Thus we have proved what our Max Weber ji said. Okay, so हम लोगों ने modernity का definition पढ़ लिया, उसको justify कर लिया। तो अभी modernity के different types पढ़ेंगे। So modernity जो है, we have the sociologists have divided modernity into psychological modernity, social modernity, economic modernity, and political modernity. 4 types of modernity. So let's first discuss about the psychological modernity. So when people are ready to change their mind, okay, so any person जो psychologically या mentally accepts a transformation, so that transformation leads you to a modern era. So your mind is ready to change, okay. When your mind is ready to accept a change, आपका दिमाग जब एक change को accept करने के लिए तैयार है, उस वक्त आप सोच लीजिए कि सोसाइटी में एक चेंज आने वाला है। जैसे आप पकड़ लीजिए कि प्रीवियसली वुमेन वेर नॉट अलाउड टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस, सो दे यूज टू वेयर साड़ीज। फिर एक टाइम आया जब पीपल अलाउ वुमेन टू वेयर व्हाट एवर दे आर कंफर्टेबल इन, राइट। फिर अभी एक ऐसा टाइम आया है जब पीपल कैन वेयर व्हाट एवर दे वांट टू, नो वन एल्स कैन इंटरफेयर इन दैट। तो दैट इज हाउ द थिंकिंग, द थॉट प्रोसेस, द मेंटल कंडीशन, द मेंटल सिचुएशन ऑफ पीपल चेंजेस, सो दैट लीड्स टू ए मॉडर्न सोसाइटी। फिर सेकंड हो गया पब्लिक अवेयरनेस। तो पब्लिक अवेयरनेस का एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे पहले ट्रांसजेंडर्स को नो राइट टू लाइफ था लगभग, सोच लीजिए कि क्योंकि देयर वाज नो जॉब इन द पास्ट फॉर द ट्रांसजेंडर्स, तो ट्रांसजेंडर्स वर नॉट अलाउड टू वर्क। फिर ट्रांसजेंडर्स हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स and finally the society is also accepting the transgender. Until and unless we ourselves accept our own flaws, no one else is going to accept us. So we have to accept our own flaws, then the society is also going to accept. So transgenders have accepted themselves, they are still turning into a dignified community. So example ले लीजिए लक्ष्मी नारायण पंडित, जो 2009 में उन्होंने she fought a case in Supreme Court. फिर Supreme Court का लैंडमार्क जजमेंट आ गया कि even transgenders have the right to job. It became their fundamental right. Since they are citizen of India, they have complete right to work in India. So right to life, right? Article number 21 in Indian Constitution. So that is how things changed, because they became aware of themselves. So public became aware of themselves. Okay. Then हरियाणा का सेक्स रेशियो देखा जाए तो वहाँ पे लड़कियों का संख्या बहुत ही कम था। फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर वो चला, फिर ऑटोमेटिकली लोगों के थिंकिंग चेंज हुए, और अभी आप लोग देख सकते हैं हरियाणा का सेक्स रेशियो हैज इम्प्रूव्ड एंड हरियाणा इज ऑल्सो डूइंग वेल, राइट। सो और एक एग्जांपल है, जैसे आजकल इन द इंडियन गवर्नमेंट कितने सारे पॉलिसीज बनते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स उन पॉलिसीज का अच्छा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर दे, अच्छा मार्केटिंग करे, क्योंकि लोगों को पॉलिसीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल पब्लिक, द कॉमनर्स, दे आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम यूजिंग दोज पॉलिसीज। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए जनधन योजना, राइट। जनधन योजना एक ऐसा पॉलिसी है जिसके थ्रू अगर आप अकाउंट खोल सकते हैं ₹0 बैलेंस में, तो वो अकाउंट खोल के विदिन 40 डेज अगर आपने ATM एक्सेस नहीं किया तो आपको जो भी इंश्योरेंस वगैरह बेनिफिट्स मिलेंगे अकाउंट की ओपनिंग की वजह से, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इस बारे में बहुत लोगों को पता नहीं, तो ऑब्वियसली बहुत लोग, मेनी पीपल विल लूज दैट पर्टिकुलर बेनिफिट, राइट। दैट्स व्हाई पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल इंटरेक्शन, पब्लिक अवेयरनेस, ये सभी तो चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में। फिर आप लोग देख लीजिए, फिर एजुकेशन है। एजुकेशन ऑब्वियसली चेंजेस द माइंडसेट, राइट। यू कैन
टेक द एग्जाम्पल, एक एजुकेटेड आदमी और एक अनएजुकेटेड आदमी, दोनों की थिंकिंग थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली चेंज होगा. एक घर जिसमें हर both the boy and the girl is educated and the other house where only the boy is educated not the girl, तो उस घर का माहौल ही अलग होगा, उस घर का, उस फैमिली का फ्यूचर ही अलग होगा. ठीक है, तो लोग जब एजुकेटेड होते हैं तो ऑब्वियसली चेंजेस गेट एक्सेप्टेड. माइंडसेट को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद ही साइकोलॉजिकल मॉडर्निटी. आप जब माइंड को मॉडर्न करेंगे तभी तो सोशल मॉडर्निटी आएगा, राइट? ओके, सो लेट्स जंप टू सोशल मॉडर्निटी नाउ. सो सोशल मॉडर्निटी में है रिचुअल्स. जब रिचुअल्स चेंज होंगे फिर लोग सिटीज़ में जाएंगे, अर्बनाइजेशन होगा, उसके वजह से सिटीज़ में ऑब्वियसली ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, डिजीज जल्दी फैलेंगे, एपिडेमिक होगा, लोग न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होगा, फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली. सो सेंसिटाइजेशन विल लेसन जब आप न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होंगे. ड्यू टू लोनलीनेस पीपल विल फील डिप्रेस्ड, दे विल गेट आइसोलेटेड, दे माइट कमिट सुसाइड. सो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स है. इवन पॉजिटिव भी है, डेमोक्रेसी होगा सोसाइटी में. फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा क्योंकि पीपल विल गेट आइसोलेटेड एंड पीपल विल गेट डिवाइडेड इनटू हाई क्लास एंड लो क्लास, तो स्ट्रेटिफिकेशन होगा. ओके, मॉडर्नाइजेशन की वजह से रिवाज चेंज होंगे, मॉडर्नाइजेशन विल चेंज द ट्रेडिशंस, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होगा. ऑल दिस थिंग्स विल हैपन एंड ऑल दिस थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड आर स्टिल हैपनिंग इन द सोसाइटी. सो ये सब चीजें जो हम लोग अभी देख रहे हैं, राइट, ये सब चीजें हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत पहले बोल दिया था. ठीक है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कुछ चेंजेस देखा, उसके वजह से स्टडी करके उन लोगों ने बोला था. ओके, द थर्ड मॉडर्निटी इज इकोनॉमिक मॉडर्निटी. सो जब आप एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे जाएंगे तब ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनेगा, तब पैसे ज़्यादा कमाएंगे, इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएंगे, कैपिटलिस्टिक मार्केट होगा. कैपिटलिस्टिक मार्केट होने के बाद लेजर फेयर होगा. लेजर फेयर मतलब नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जब कम होगा तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ जाएंगे. प्राइवेट प्लेयर्स जब इंक्रीज हो जाएंगे तब कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कंपटीशन टैक्स इवेशन विल हैपन, देयर विल बी ब्लैक मनी, देयर विल बी पैरेलल इकोनॉमी. तो देखा जाए तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है. तो every change will have both positive and negative. So it is our mindset, how we accept it, how we deal with it. ठीक है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव को, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते. ऑब्वियसली वी कैन अवॉइड ब्लैक मनी, वी कैन अवॉइड टैक्स इवेशन. दैट डिपेंड्स हाउ मॉडर्न इज आवर थॉट प्रोसेस, हाउ मॉडर्न इज आवर साइकोलॉजिकल चेंज. सो थर्ड 1 to 3 पढ़ लिया हम लोगों ने, और लास्ट मॉडर्निटी है पॉलिटिकल मॉडर्निटी. सो इसमें पहले मोनार्की सिस्टम था, जैसे एक किंग आता था और किंग के हिसाब से उनके कॉमन पीपल एक्ट करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया को ले लो. इफ द किंग ऑफ नॉर्थ कोरिया सेज दैट देयर शुड बी 4 टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स, देन पीपल ओवर नॉर्थ कोरिया पुट ओनली 4 काइंड्स ऑफ हेयर स्टाइल्स. अगर किंग ने बोल दिया कि आप लोगों को 6 दिन काम करना है, 1 दिन हॉलीडे, तो उनके लिए 1 ही दिन हॉलीडे. और अगर किंग ने बोल दिया कि नहीं 7 दिन काम करना है, तो ऑब्वियसली द पीपल हैज टू फॉलो बिकॉज ऑफ द मोनार्की सिस्टम. एंड देन सिस्टम एक्चुअली चेंज क्यों होता है? रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होता है, राइट. जो पहले जैसे फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, फिर चेंज हुआ, फिर रेवोल्यूशन आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल आप ले सकते हैं, भूटान ले सकते हैं. भूटान में एक राजा है जो उनका मनमर्जी नहीं चलता, ही हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज. एंड सेम गोज फॉर द क्वीन इन ब्रिटेन ऑल्सो. वो क्वीन का प्लेस तो हेरिडिटरी है, लेकिन सी हैज टू डू व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे, लुइस 17, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर रूल करते थे. ठीक है, सो उसके बाद रिवोल्यूशन आया, रिवोल्यूशन हुआ, फिर LEF, ये दिस इज नथिंग बट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रेंच गवर्नमेंट. सो ये LEF हमारे प्रियम्बल में भी है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे भी फ्रांस से ही लिया गया है. ओके, सोर्सेस विल बी फ्रॉम फ्रांस. सो उसके बाद जब LEF इंक्लूड किया गया तो फ्रांस बिकेम ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी आने के बाद एवरीवन गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट अबाउट द इनजस्टिस दैट हैपेंड इन देयर लाइव्स. सो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट हुआ तो प्रेशर ग्रुप्स बढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज हुआ, उसके बाद NGOs हुआ, NGOs बने. तो GS2 में आप लोग NGOs के बारे में पढ़ेंगे. एक एग्जांपल ले सकते हैं NGO के बारे में. जैसे कुराकंदलम में जो प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें बाहर से जो भी फॉरेन फंडिंग आया था उसको NGOs ने नेगेटिव यूजेस के लिए यूज किया, राइट. सो इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने उनका लाइसेंस ले लिया. तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट. तो NGOs ऐसा नहीं है, NGOs पॉजिटिव NGOs भी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया में है,
बाहर भी हैं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। तो ये सब ये एनजीओस क्यों आए? मॉडर्निटी की वजह से, ऑब्वियसली, बिकॉज पीपल गॉट अलर्ट, दैट्स व्हाई दिस एनजीओस केम इनटू बीइंग। तो हमने मॉडर्निटी के डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे मॉडर्निटी के चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी। सो जब मॉडर्निटी होता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी में लोग सिटीज में जाके रहेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, चोरी होगा, थेफ्ट, अर्बनाइजेशन होगा, डिजीजेस होंगे, स्ट्रैटिफिकेशन होगा इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, लोग पीपल विल गेट डिवाइडेड। फिर जो इंफीरियर होंगे उनको आइसोलेटेड हो जाएंगे, डिप्रेशन होगा, मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल विल गेट इफेक्टेड। फिर मैरिजल ब्रेकडाउन हो सकता है, डिवोर्स होगा मैरिजल ब्रेकडाउन की वजह से। जैसे अभी हाईकोर्ट ने 2015 में बोला था कि फॉर एवरी 15th मैरिज, हर 15वां मैरिज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिवोर्स। सो इट इज बिकॉज ऑफ पीपल्स ईगो, जिसकी वजह से मैरिज काम नहीं करते। बट दिस इज, वी कैनॉट से दिस हैपेंस फॉर एवरीवन, नो। बट हाँ, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है मॉडर्निटी की वजह से, बिकॉज ऑफ विच पेट्रियार्किकल जो भी पेट्रियार्किकल टर्म्स है, पेट्रियार्किकल प्रैक्टिसेस है, वो सब दोज आर गेटिंग क्वेश्चनड। ओके, सो पेट्रियार्की स्मैश हो रहा है। अभी जैसे एक गर्ल चाइल्ड ले लो, एक गर्ल चाइल्ड को आपने पढ़ाया तो वो आगे जाके कभी अपने लाइफ में इनजस्टिस नहीं सहेगी। तो अगर इन केस she has to face the patriarchal society, she will be strong enough, she will have logic, she will have terms to question the wrong things that might happen to her, the wrong things that people might impose on her. So that is the magic of education. Okay, and those things obviously have come from modernity, those things have come from the acceptance of people's mind. फिर चैलेंजेस है मॉडर्निटी का, इनइक्वालिटी। जैसे आप पकड़ लो हिंदी इंग्लिश, अभी पीपल हु डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दोज आर कंसिडर्ड टू बी inferior people, but that should not be the cause. Languages are languages, right? So here actually we will write only inferior than the Hindi speaking people. That should not be the cause. Languages are languages, right? So here actually we will write only what happens. We will not give our own सजेशन। हम लोग अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते, जो हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें आप देख लो, जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अपना क्लासिकल लैंग्वेजेस का यूज कम हो रहा है, ठीक है। सो दोज थिंग्स, बट विच मॉडर्नाइजेशन, अगेन लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा, पीपल विल गेट टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर उस हिसाब से पीपल विल बी मोर अवेयर अबाउट योर ओन लैंग्वेजेस। तो हाँ, वो सब चीजें हो रहा है धीरे धीरे, कोई कहीं कहीं। एंड इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, फिर पॉवर्टी, एक्सक्लूशन, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स है मॉडर्निटी का। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी है। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट की वजह से सो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ऑलवेज स्टैंड्स एज एन ऑब्स्टेकल इन अ मॉडर्न सोसाइटी। सो कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए रिलीजन में, ऑब्वियसली एवरीवन शुड एक्सेप्ट ईच अदर्स रिलीजन, people should be tolerant enough. History speaks about it, right? So Akbar, why did Akbar rule for the longest period in India? Because he was religious tolerant. He knew that India is a mixture of religions, it's a mixture of culture. Since he accepted all the religions, so people accepted him. So yes, so when still there is religious conflict in the society, it will stand as an obstacle towards a fully modernized society. Okay, हमने फर्स्ट वाला पढ़ लिया। सो द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल चैलेंजेस ऑफ मॉडर्निटी। इसमें है रीजनलिज्म। जैसे रीजनलिज्म का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव में देखो, रीजनलिज्म स्पीक्स अबाउट ब्रदरहुड। सिंस इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, इंडिया अलग अलग रीजन, स्टेट्स, कल्चर, ट्रेडिशन का मिक्सचर है, दैट स्पीक्स अबाउट ब्रदरहुड। बट व्हेन दिस रीजनलिज्म इज in excess, रीजनलिज्म जब ज्यादा हो जाता है, तब देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिवीजन, इट विल रिजल्ट इन डिवीजन। ओके, देन वी हैव कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म है, क्लैशेस इन पॉलिटिकल पार्टीज होता है बहुत सारा, प्रेशर ग्रुप्स में होता है, फिर नेशनल इंटरेस्ट भी हार्म होता है इस वजह से, ठीक है। तो अभी सीए या एनआरसी को देख लो एज एन एग्जाम्पल। तो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट की वजह से कितना ज्यादा हानि हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी का, लोगों का, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी। ओके, देन वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक मॉडर्निटी। इकोनॉमिक चैलेंजेस में होंगे, टैक्स इवेशन होगा, ब्लैक मनी होगा, पैरेलल इकोनॉमी होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, जिसके बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। फिर डोमेस्टिक मार्केट इफेक्ट होंगे ड्यू टू एक्सेस एफडीआई।
अभी देखा जाए तो 2013-14 में ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट तब तो 100% FDI नहीं होगा बोल दिया गया था। तो हम लोगों ने चैलेंजेस पढ़ लिया और अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक सोसाइटी को मॉडर्न बोलने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अभी देखिए ये कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, बट जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो न्यूक्लियर फैमिली होगा सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में। सेक्युलरिज्म होगा, पीपल विल अंडरस्टैंड, पीपल विल रेस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन। अर्बनाइजेशन होगा, राइट। एजुकेशन होगा, पीपल विल गिव इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। रिवाज चेंजेस होगा, रिचुअल्स में चेंजेस आएंगे। चेंज इन सोशल इंटरेक्शन होगा। डेमोक्रेसी बढ़ेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये बढ़ेगा। ये तो है ही, ये दिखेगा आप लोगों को कि हाँ इक्वलिटी हो रहा है। फिर ग्लोबलाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगे, इनोवेशंस होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा जो हमने एक बार देख ही लिया, ठीक है। फिर मल्टीकल्चरलिज्म होगा। देखो एक सोसाइटी में, एक मॉडर्न सोसाइटी बोलने के लिए सोसाइटी सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ टेक्नोलॉजी का बात नहीं करता, इसमें मल्टीकल्चरल इन द सेंस अगर आप मुझे बोलेंगे कि यू रेस्पेक्ट ओनली योर कल्चर, यू डोंट रेस्पेक्ट माई कल्चर, देन आई विल गेट अफेक्टेड। एंड इन द सेम वे इफ आई से दैट आई रेस्पेक्ट माई ओन कल्चर बट आई डोंट रेस्पेक्ट योर कल्चर, देन यू विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। बट इंस्टेड इफ आई से कि मुझे अपना कल्चर बहुत पसंद है एंड मैं आपके कल्चर को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, then it will create a positive impact, right? So that is how if when you see people have become multicultural, then it is an example of modern society. Then environmental concerns आ गया. So till 2005 there was no EVS book, environmental science का कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो उसके बाद एनवायरमेंट को एज अ सब्जेक्ट लिया गया। इस पे तो अभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी एनवायरमेंट को हमने जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितना हम लोगों ने हार्म किया है, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ गए हैं। मॉडर्न सोसाइटी विल ऑलवेज रेस्पेक्ट एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ओके। देन डिवोर्सेस, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। ये सब चीजें भी होगा एक मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि जहां पॉजिटिव है वहां ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो हम लोगों ने आज सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक मॉडर्निटी के बारे में पढ़ लिया। इब्न खातून, फिर अगस्त कम्ते, उनके बारे में पढ़ा। मॉडर्निटी का डेफिनेशन देखा, मॉडर्निटी के टाइप्स देखा, 4 टाइप्स। फिर मॉडर्निटी के चैलेंजेस देखे, फिर मॉडर्निटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। तो दिस इज हाउ वी हैव कम इनटू द एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर मॉडर्निटी। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग प्लीज ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए एंड ट्राई राइटिंग आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। So first question will be, discuss the term modernity. What are the types and challenges of modernity? Okay, ये 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा, explain in your words the impact of modernity. 10 मार्क्स क्वेश्चन पकड़ लीजिए। Then what do you understand by the term sociology? अभी सोशियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, बट जब आप लिखने बैठ जाएंगे कि what is sociology, तब आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। तो इन केस इफ यू डोंट प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, तो एग्जाम में भी सेम कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मॉडर्निटी इज कम्प्लीटेड टुडे, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, देन सोशल चेंजेस इन द यूरोपियन सोसाइटी पढ़ेंगे। फिर पूरा जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिसिप्लिन, दैट इज द चैप्टर, राइट। तो वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर से मिलते हैं। टिल देन यू गाइज प्लीज कीप लर्निंग and take care of your health, take care of the people around you, and be positive. Jai Hind.